हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य विज्ञान का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसे कंटिन्यू रखते हैं। तो जनरल साइंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। लेखपाल और पुलिस के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेखपाल का भी आपका पाठ्यक्रम आ चुका है, उसमें जीएस वाले पोर्शन में साफ साफ लिखा हुआ है आपका जो सामान्य विज्ञान है वह भी आपका एक टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इस सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन से प्रश्न को ले रहे हैं, जिससे कि अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करे थे। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी कुछ प्रश्न से। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अपनी पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आकर्षण बल की बात हो तो आकर्षण बल सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। ठीक है, ठोस में अगर आप देखेंगे तो जो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये एकदम क्लोजली होते हैं, इसलिए क्या होते हैं इनके बीच का अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका होता है लिक्विड का, ठीक है, यानी कि द्रव्य का इससे कम होता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है गैस का। ठीक है, गैस में बहुत ही कम मॉलिक्यूल होते हैं और रैंडमली वो मूव बहुत ज़्यादा तेज करते हैं। ठोस का क्या होता है, ठोस ये अपने आयतन, अपने आकार और अपने स्वरूप में परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा विरोध करता है। ठीक है, इसके आकार में परिवर्तन करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है। इसके अणु जो होते हैं ये बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं से सतह स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है, या फिर पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। ठीक है, तो आपका देखिए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, देखिए इसका रीज़न क्या है। आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पदार्थ के बीच आपने अभी देखा, आपने सॉलिड देखा, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, जो मॉलिक्यूल थे, जो अणु थे, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, उनके बीच में आकर्षण हो रहा था। लिक्विड में भी हो रहा था लेकिन सॉलिड से कम हो रहा था। ठीक है, सेम प्रकार से आपका गैस में भी हो रहा था, भले ही इससे कम हो रहा था। तो आपका पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतह स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पदार्थ जो हमारा है कणों से बना हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। ठीक है, अंतर बिल्कुल है, लेकिन आपका ये कथन सही नहीं होगा कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, इस बार आपके ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उन्हें जो उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, या फिर व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाक्य सही नहीं होगा, आपका व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो और कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अर्थात जो प्रत्येक ठोस पदार्थ होते हैं, जो वो होते हैं कण होते हैं, जो आपका प्रत्येक ठोस जो भी बने हुए होते हैं पदार्थ, वो क्या है, कणों से मिलकर बनते हैं। और ये कण या अणु होते हैं, या फिर परमाणु होते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। ठीक है, तो आपकी कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं, तो 5 अवस्थाएं तय की जा चुकी हैं। आपको 3 के बारे में तो पता होगा, कौन कौन सा, आपका हो गया ठोस यानी कि सॉलिड। ठीक है, सेकंड हो गया आपका गैस। ठीक है, थर्ड आपका हो गया लिक्विड। तो ये 3 तो आपके द्रव्य, ये तीनों के बारे में तो आपको पता है। ठीक है, लिक्विड, लेकिन 2 और अवस्थाएं हैं जो कि खोजी जा चुकी हैं वैज्ञानिकों द्वारा। एक क्या है, एक तो आपका चौथा प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में हालांकि आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक है, प्लाज्मा। और एक जो आपका 5वां आता है, 5वां जो है आपका बहुत ही रेयर लोगों ने सुना होता है, बोस आइंस्टीन है। ठीक है, क्या है, बोस आइंस्टीन। ये आपके 5 स्टेजेस हैं। अभी तक आप लोगों को 3 पता होंगे,
ठोस, द्रव्य और गैस, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन भी आपकी अवस्थाएं दोनों तय की जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसमें विसरण अधिक तीव्रता से होता है? ठीक है, तो आपका विसरण सबसे अधिक तेजी से गैसों में होता है, क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से करते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पदार्थ 3 अवस्था में होती है, आपको पता ही है, ठोस, द्रव्य, गैस। आपका चौथा और पांचवा प्लाज्मा, और जो आपका दिया है बोस आइंस्टीन, इसको अभी तक हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो आप पदार्थ की 3 अवस्थाएं मान के चलिए, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, यह वह भौतिक अवस्था है जिस पर आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अधिक तीव्रता से होने का रीजन देखिए आपका क्या है कि जो गैसों के अणु होते हैं वो आकर्षण एवं जो प्रतिकर्षण उनमें बहुत कम होता है। ठीक है, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बहुत ही कम होता है, एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि अमोनिया गैस तो कपूर, ठीक है, यदि, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, यदि अमोनिया गैस कपूर है, अमोनिया गैस, यहाँ पे आप ये, यदि अमोनिया गैस कपूर है तो क्या है? ठोस है, तरल है, अर्ध ठोस है या फिर गैस है? ठीक है, तो अमोनिया कपूर क्या होता है? कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? कपूर आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह आपका, आपने देखा होगा कपूर पूजा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कपूर को जला करके। कपूर आपका किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इसमें एक तीखी गंध होती है और अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व जो होता है 8.5 होता है। इसका जो वाष्प घनत्व होता है 8.5 होता है और यह जल में अति विलेय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। देखिए, जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा और हमेशा मूव करते हैं, भले ही ठोस हो लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी क्या होती है? गैपिंग होती है, वो भी क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं। पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं देखिए हम आपको बताते हैं। पहला आप देखेंगे तो पहला विशेषता ये जान लीजिए कि सभी पदार्थ जो होते हैं, पहले तो जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर आप दूसरा लिखना चाहें तो लिख लें, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ में आप देखेंगे, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इनके बीच में गैप आपको देखने को मिलता है, इनके बीच में गैप होता ही होता है। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये हमेशा जो कण होते हैं इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं? ये क्लोजली पैक्ड होते जाते हैं। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद आप अगर एक और लिखना चाहें तो लिख लें कि पदार्थ को कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। यानी कि आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है, आपका लिक्विड ही है, तो इसमें मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े से धीमे चल रहे होंगे। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे इसके कण जो होते हैं मूवमेंट इसका बहुत तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे पानी आपका बॉयल होने लगता है तेज़ी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? चीनी का घोल, या फिर आपका मेथेन, दूध, या फिर वायु? ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध पदार्थ आपका है कौन सा है? मेथेन है। ठीक है, मेथेन आपका क्या है? शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे आपका जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है और यह बदलती भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन को जान लीजिए, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है? ठीक है, मिश्रण जो है हमारे प्रकृति में क्या हो सकता है? तो मिश्रण हमारे प्रकृति में संगामी और विसंगामी जो होता है आपका समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ठीक है, वो कैसे? देखिए, जो हमारा प्रकृति है इसमें आपका नमक और जल का मिश्रण होता है, चीनी और जल का मिश्रण होता है, तो ये कैसे होते हैं? ये आपके समांगी होते हैं। कैसे होते हैं? समांगी होते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, मिट्टी और रेत का मिश्रण,
तेल और जल का मिश्रण, ये एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। ठीक है, तो एक मिश्र धातु जो होता है ये आपका किसका उदाहरण है, ठोस विलयन का। ठीक है, जो मिश्र धातु होते हैं वो मिश्र धातु पहले होते क्या हैं, दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक पदार्थ जो आपके समांगी और मिश्रण का विलयन कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आपके मिश्र धातु कहलाते हैं। ठीक है, आपका जो ठोस विलयन होता है, विलयन मुख्य प्रकार के 3-4 होते हैं, जैसे ठोस में ठोस का विलयन। ठीक है, मिश्र धातु बनता है जैसे आपका देख लीजिए सॉलिड टू सॉलिड का, इससे आपका क्या बनता है, इससे आपका बन सकता है तांबा बनता है, जस्ता बनता है। मिश्र धातुएं चाहे जो भी होती हैं वो आपकी बनती हैं। ठीक है, मिश्र धातु एग्जाम्पल के तौर पे आप तांबा लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो सकता है, ठोस में आप द्रव यानी सॉलिड में आप लिक्विड मिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपका होता है थैलियम धातु में, जैसे कि आपका थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन होता है, आपका गैस में ठोस का विलयन भी होता है, किसमें, गैस में आपका सॉलिड का। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वायु में कपूर का विलयन, किसका, वायु में कपूर। इसके अलावा आप और देख सकते हैं, द्रव में द्रव का, जल और एल्कोहल का विलयन, लिक्विड और लिक्विड का। ठीक है, इसके बाद आपका गैस और द्रव्य का भी हो सकता है, जैसे कोहरा आप देखते हैं तो क्या होता है, उसमें गैस और लिक्विड दोनों क्या होते हैं, दोनों आपके मिक्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका कोहरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग अपना बायोलॉजी से भी देख लेते हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न रासायनिक विज्ञान से देखे, अब हम लोग कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हिमेटोलॉजी का अध्ययन होता है वह किससे संबंधित है, तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन आपका रक्त से संबंधित होता है। किससे होता है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो करता है वो रक्त संबंधी करता है। आप अगर जो आपका वृक्षों और झाड़ियों से, ठीक है, वृक्ष और झाड़ी अगर आप चलिए लिख लीजिए, 2-3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो लिख सकते हैं। वृक्ष और झाड़ी का आप लिख सकते हैं। ठीक है, वृक्षों का आपका जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, और जो आपका विषाणुओं का अध्ययन करते हैं उससे क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी आपके विषाणु या वायरस पे अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आपका वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट था, ये इसके साथ साथ आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका मार्फोलॉजी क्या है। ठीक है, तो मार्फोलॉजी देखिए क्या है कि यह जीव की एक आकृति है, उसकी संरचना और विशिष्ट रचनात्मक गुणों का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, तो मनुष्य का अध्ययन जो करता है उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास और जो उसके रीति रिवाज हैं, उसके पिछला जो आपका इतिहास रहा हुआ है, ठीक है, उसके परंपराओं से संबंधित उसका पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका आर्कियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन पुरातत्व संबंधी जो विज्ञान की शाखा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपका इक्थियोलॉजी कहते हैं। और जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसको एंड्रोलॉजी कहते हैं। पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की ये सभी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो मनुष्य का अध्ययन आपका किस में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है, तो आपका किससे है, एंथ्रोपोलॉजी से। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव का जो भी विकास रहा है, रीति रिवाज, मानव का पिछला जो इतिहास रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता चाहे कुछ भी रहा है, ठीक है, उन सभी का अध्ययन आपका एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन, विकास और विभाजन और भिन्नता, जो विभिन्नता होती है उसके अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इस अध्ययन को आपका भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, भ्रूण विज्ञान के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिसमें पौधा विरोध करते हैं, ठीक है, या संक्रमण से आपका सामना करते हैं, वह क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है,
पौधों के किसी भी प्रकार के रोग या फिर उसके बचाव, उसका सुरक्षा, संक्रमण के जो भी अध्ययन होते हैं वो आपके फाइटोपैथोलॉजी में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जीवित जो चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, एडाफोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है? आपका जो जीवित चीज़ होते हैं, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी जो आपका दिया है, इसमें पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। पुरुषों में बांझपन या फिर आपका जो भी यौन रोग होता है उसका अध्ययन किया जाता है। आपका कौन सा बचा? एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी आपका क्या होता है? पुरुषों में बांझपन। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी क्या होता है? कृषि में पौधों का पोषण, ठीक है, या फिर उनके जीवन का अध्ययन। तो ये आपका कृषि से रिलेटेड है। किससे है? कृषि में किस प्रकार से पौधों का विकास होता है, किस प्रकार से पौधों का आपका पोषण होता है, यही सब आप किस में पढ़ते हैं? पौधों का पोषण। ठीक है, ये सभी आप किस में पढ़ते हैं? ये सभी आप पढ़ते हैं एब्रोबायोलॉजी में। आपका लास्ट बचा है डेस्मोलॉजी। तो डेस्मोलॉजी के बारे में भी जान लीजिए। ये क्या होता है? ये आपका एनाटॉमी के अंतर्गत आपका स्नायु बंध का अध्ययन कराता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? डेस्मोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी आपका पुरुषों में बांझपन या फिर जो भी यौन रोगों का अध्ययन होता है वहीं आपका क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी आपने एस्ट्राकोलॉजी, बायोकोलॉजी और डेस्मोलॉजी आपने पिछले प्रश्न में देखा है, तो आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी जो प्रशाखा है यकृत में उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका होता है हेप्टोलॉजी। देखिए, जो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत आपका लीवर या फिर पित्ताशय की थैली, जिसे आप गाल ब्लैडर कहते हैं, अग्नाशय यानी पैनक्रियास के साथ साथ उनके आपका जो विकारों का होता है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जीवों की वर्गीकरण से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सन 1735 ईस्वी में जो आपके कार्ल लिनियस थे, कार्ल लिनियस ने एक सिस्टमा नेचर के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें उन्होंने आपका नेथोलॉजी और आपका एंटोनॉमी के बारे में आपका बताया हुआ था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही इसी प्रकार के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपके लिए लेखपाल की भी आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन करके आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।